हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप लोगों को फिर से आपके इस प्यारे यूट्यूब चैनल लाइव केयर ऑनलाइन क्लासेस पर। तो हम लोग साइंस खंड के अंतर्गत भौतिक विज्ञान को पढ़ेंगे और इससे पहले हम लोग 2 वीडियो को खत्म कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो जरूर उस वीडियो को देखकर उसमें के जो नोट्स है उसको जरूर आप नोट कर लीजिएगा। चलते हैं हम लोग अगले जो टॉपिक है उस पर चर्चा करेंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें हम प्रकाश क्या होता है, प्रकाश से संबंधित बहुत सारी जो पॉइंट है सबका चर्चा किए। प्रकाश के परावर्तन क्या होता है, प्रतिबिंब क्या है, प्रकाश उत्सर्जन के आधार पर प्रदीप्त वस्तु, अप्रदीप्त वस्तु, इस सब की चर्चा की है। प्रकाश स्रोत की चर्चा किए हैं, किरण पुंज की चर्चा किए हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो जरूर देख लीजिएगा, उससे आगे के हम लोग को अब कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर जो है हम लोग पढ़ेंगे जो पॉइंट है दर्पण, और दर्पण में हम सबसे पहले पढ़ेंगे गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण क्या होता है, तो गोलीय दर्पण बच्चों किसी खोखले गोले का भाग होता है। गोलीय दर्पण क्या होता है, किसी खोखले गोले का भाग होता है। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है गोलाकार संरचना हमने यहाँ पर लिया है। गोलाकार संरचना अगर ये इसको हम किसी अंदर से जैसे हम लोग इसको रंग देंगे, रंगने के बाद एक मिरर तैयार हो जाएगा। रंगने के बाद, कलई करने के बाद एक मिरर तैयार हो जाएगा। इसको हम कह सकते हैं एक ऐसा दर्पण है, गोलीय दर्पण है। क्योंकि दर्पण बनाने के लिए उसके एक भाग को ना कलई करना पड़ता है, और एक जो चिकना भाग होता है उस भाग को हम लोग कहते हैं परावर्तक सतह। ये जो चिकना भाग बच जाएगा जहां पर हम लोग प्रतिबिंब देखेंगे, इसको क्या कहेंगे, परावर्तक सतह। क्या कहेंगे हम लोग, परावर्तक सतह। तो गोलीय दर्पण क्या है आपसे पूछेगा, तो गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले जैसा गोलीय हो, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। बोल सकते हैं जिस दर्पण का परावर्तक सतह गोलीय होता है, जिस दर्पण का परावर्तक सतह बच्चों क्या होता है, गोलीय होता है, उसे कौन दर्पण कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। अगर आपसे पूछेगा गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो एक में बताइएगा उत्तल दर्पण, 2 में बताइएगा एक में बताइएगा उत्तल दर्पण, 2 में बताइएगा अवतल दर्पण। इसको बोलते हैं अंग्रेजी में कॉन्वेक्स मिरर। कौन मिरर कहते हैं बच्चों, कमेंट करके बताइएगा। कॉन्वेक्स मिरर, इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। इस तरह हम लोग जाने हैं कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होता है, तो आप बताइएगा 2 प्रकार के होते हैं। चलते हैं उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण को हम लोग देखते हैं। हमारा जो पहला जो पॉइंट था उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। उत्तल दर्पण क्या होता है, यहाँ पर देख लीजिए, आपको हम चित्र के द्वारा बताने का प्रयास कर रहे हैं। उत्तल दर्पण क्या होता है, अगर ये मिरर है, ये मिरर अभी एक कोई चिकनी सतह है, कांच का टुकड़ा है, और जब इसके हम आंतरिक भाग को कलई कर देंगे, आंतरिक भाग को रंग देंगे, तो इसका जो परावर्तक सतह है, इसका परावर्तक सतह है क्या होगा बच्चों, उभरा होगा। क्या होगा, उभरा होगा। तो आप बताइएगा बच्चों कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह उभरा होता है, उसे कौन दर्पण कहते हैं, तो उत्तल दर्पण। क्या बोल सकते हैं, उत्तल दर्पण जिस दर्पण का परावर्तक सतह आगे की तरफ उभरा हुआ होता है। देख लीजिए यहाँ पर इसका परावर्तक सतह क्या है, आगे की ओर उभरा हुआ है, उस दर्पण को कौन दर्पण कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण में आप याद करके रखिएगा, प्रतिबिंब हमेशा छोटा और सीधा बनता है। ऐसा बनता है बच्चों, प्रतिबिंब छोटा बनता है और सीधा बनता है। और सीधा बनेगा तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आभासी होगा कि वास्तविक होगा। तो हमने बताया था कि प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है, एक काल्पनिक प्रतिबिंब, एक होता है आपका वास्तविक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब को ही हम लोग बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। अगर प्रतिबिंब सीधा होता है तो कौन प्रतिबिंब होता है, आभासी प्रतिबिंब। तो यहाँ पर हम लोग जाने हैं कि 2 तरीके से पूछ सकता है कि किस दर्पण का परावर्तक सतह उभरा होता है, आप बताइएगा उत्तल दर्पण का। फिर पूछेगा किस दर्पण का आंतरिक सतह कलई किया होता है, रंगा होता है, तो आप बताइएगा उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न पूछ सकता है कि किस दर्पण में सिर्फ छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो आप बताइएगा उत्तल दर्पण में। फिर पूछेगा कि किस दर्पण में सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो आप बताइएगा उत्तल दर्पण में। चलते हैं हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चित्र में दिख रहा है कि इसका जो बाहरी भाग उभरा हुआ है और आंतरिक भाग कलई किया हुआ है। तो कैसा मिरर है आप बताइएगा, तो कौन दर्पण होगा, एक उत्तल दर्पण। चलते हैं हम लोग अवतल दर्पण में। यहाँ पर देख रहे हैं अवतल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में हम लोग देखे हैं कि उसका अंदर का भाग रंगा होता है, लेकिन उसके जस्ट उल्टा होता है अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में क्या होता है बच्चों,
बाहर के भाग क्या होता है, रंगा होता है। बाहर के भाग क्या होता है, रंगा होता है। तो ये वाला जो चिकनी सतह जिधर से प्रतिबिंब फोटो देखेगा, जिधर से चेहरा देखेगा, उस भाग को बोलते हैं हम लोग परावर्तक सतह। क्या बोलते हैं, परावर्तक सतह। आप बचपन में कभी आईना के टूटे हुए टुकड़े को देखे होइएगा तो वहां पर आपको देखने को मिला होगा कि उसका एक भाग क्या होता है, रंगा होता है। जिधर से हम लोग चेहरा देखते हैं उसके जस्ट पीछे वाला जो भाग होता है वो प्ले किया हुआ है। अगर हम इसके इस गोलाकार टुकड़े के बाहरी भाग को रंग देंगे, अब बाहरी भाग को रंगने के बाद जो हमें दर्पण प्राप्त होगा उस दर्पण को आप बोलिएगा कौन मिरर, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, कौन मिरर बोलिएगा आप, कॉनकेव मिरर बोलिएगा। कौन दर्पण, अवतल दर्पण। तो आपसे पूछ सकता है कि किस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की तरफ ढंसा होता है। देखिए इसका परावर्तक सतह जो है अंदर की तरफ क्या होता है, ढंसा होता है। तो आप बताइएगा अवतल दर्पण। या पूछेगा किस दर्पण का बाहरी भाग रंगा होता है, तो अवतल दर्पण। फिर आपसे पूछ सकता है कि किस दर्पण में प्रतिबिंब बड़ा और छोटा दोनों बनता है, मतलब बड़ा भी बनता है और छोटा ही बनता है। तो आप बताइएगा कमेंट करके अवतल दर्पण में। फिर आपसे पूछेगा इसमें सीधा उल्टा दोनों बनता है, वास्तविक काल्पनिक सब बनता है। मतलब कहने का मतलब इस प्रतिबिंब जो ये दर्पण है अवतल दर्पण में सभी प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। आभासी भी बनता है, वास्तविक भी बनता है, वस्तु से बड़ा भी बनता है, वस्तु से छोटा भी बनता है। आशा करते हैं कि आप लोग इसको समझ लिए होंगे। और इसके बाद आप लोग कॉपी कलम लेकर ही बैठिएगा और इस चीजों को जो नोट्स यहाँ पर कंटेंट दिए हैं एकदम मस्त दिए हैं। आप एग्जाम में ऐसे लिख कर चित्र बना दीजिएगा ना तो आपका नंबर सबसे बेहतर आएगा। बच्चों एग्जाम में तो सब लिख कर आता है, सब लिख कर आता है। खूब बच्चा पढ़ने में तेज जो भी लिखता है, कमजोर वो भी लिखता है। कभी क्या होता है कि कमजोर वाला बच्चा जो होता है अच्छा कर जाता है। एक ही तरीका है वहाँ पर कि वो अच्छे से लिख कर आता है। आप पढ़ने में तेज लिखने के तरीका और अच्छे परिभाषा को वहाँ पर एक्सप्लेन अच्छे तरीके से नहीं करते हैं, जिस वजह से आपका नंबर कम जाता है। तो आप इस चीज़ों को इस तरीके से लिखिएगा, चित्र बनाइएगा तो आपका नंबर नहीं कटेगा। और बेहतर करने का प्रयास करिएगा कि बेहतर से बेहतर लिखें और अच्छे से चीज़ को बेहतरीन से लिखने का प्रयास करेंगे। आप इतना चीज को लिख दीजिएगा ना आपका 2 नंबर में प्रश्न आएगा और ऑब्जेक्टिव में 3-4 प्रश्न इससे बन सकता है, आपका नंबर लिख देगा। चलिए चलते हैं आगे। अब पढ़ेंगे हम लोग समतल दर्पण। आप अपने घर में चेहरा तो देखे होइएगा। दर्पण जो होता है एक ऐसी निर्मल स्वच्छ है जहां पर अमीर भी जाता है, गरीब भी जाता है। मतलब हर तरह का इंसान उस आईना के सामने जाता है। ऐसे होते हैं निर्मल और स्वच्छ होते हैं आईना। तो यहाँ पर हम लोग के घर में जो आईना होता है कौन दर्पण होता है, समतल दर्पण होता है। इसी को बोलते हैं प्लेन मिरर। प्लेन मिरर, कौन मिरर बोलते हैं बच्चों, प्लेन मिरर। तो समतल दर्पण क्या होता है, हमारे घर में देखते हैं समतल दर्पण में उसका एकदम जो जिस तरह से हम खड़े होते हैं वैसा ही वो बहु प्रतिबिंब बनता है। तो समझिएगा वो कौन दर्पण होगा, समतल दर्पण होगा। तो बोलिएगा जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो, मतलब जिस दर्पण का परावर्तक सतह प्लेन हो उसे बोलिएगा कौन दर्पण, समतल दर्पण। ऐसे लिखिएगा कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है, समतल हो, उसे बोलते हैं कौन दर्पण, समतल दर्पण। यहाँ चित्र के द्वारा भी हम बताए हैं। एक यहाँ पर एक हम प्लेन मिरर ले लिए हैं, देख रहे हैं यहाँ पर चित्र में ये कौन मिरर है, आप देख रहे हैं यहाँ पर प्लेन मिरर है। और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, उसका जस्ट अपोजिट इधर बन रहा है क्या, इमेज बन रहा है बच्चों, क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। इस तरह से हम लोग देखे हैं कि समतल दर्पण में वस्तु जब रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो हम लोग देखें यहाँ पर समतल दर्पण के बारे में कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या हो, समतल, उसे कौन दर्पण कहते हैं, समतल दर्पण। हमारे घर में जो मिरर होता है वो प्लेन मिरर ही होता है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर है, जो समतल दर्पण है, वस्तु यहाँ रखे हैं तो वस्तु यहाँ इधर बन रहा है। इससे कई प्रश्न पूछेगा आपसे कि समतल दर्पण में जो होता है वस्तु के आकार और प्रतिबिंब के आकार क्या होता है बच्चों, बराबर होता है। वस्तु के आकार प्रतिबिंब के आकार के क्या होगा, बराबर, क्या होता है, बराबर होता है। वस्तु के आकार प्रतिबिंब के आकार के क्या होता है, बराबर होता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। फिर पूछेगा वस्तु दूरी, मान लीजिए मिरर से 10 मीटर की दूरी पर कोई वस्तु है तो प्रतिबिंब जो है इस मिरर से 10 मीटर की दूरी पर बनेगा। तो आपसे पूछेगा कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी क्या होती है, तो बराबर होती है। उसके बाद आप बताइएगा प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो आभासी और सीधा बनता है, आभासी और सीधा बनता है। फिर आपसे पूछेगा कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, तो बच्चों बताइएगा अनंत होती है। हम इसकी विशेषता में भी चर्चा करेंगे। चलते हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं और चित्र भी बना सकते हैं।
यहाँ पर समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता है। तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब क्या बनता है बच्चों? दर्पण के पीछे बनता है। हम अभी आप लोगों को बताया है कि प्रतिबिंब वस्तु जब रहता है तो उसके कैसे बना है। यहाँ पर अगर वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है, तो इसका प्रतिबिंब इधर बना है, प्रतिबिंब बना है, इमेज बना है। तो प्रतिबिंब जो बनता है दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार क्या होता है बच्चों? बराबर होता है। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा क्या बनता है? सीधा बनता है। हमने बताया है प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से क्या बनता है? उल्टा बनता है। देखिएगा आप मिरर के सामने अपने घर में राइट हाथ से खाते हुए देखिएगा या कुछ करते हुए लिखते हुए, तो आपको लगेगा कि नहीं कि लेफ्ट से कर रहे हैं। उसको बोलते हैं कि पार्श्विक रूप से क्या बनता है बच्चों? उल्टा बनता है। प्रतिबिंब आभासी बनता है, आभासी बनता है और क्या बनता है? सीधा बनता है। हमने बताया है कि आभासी के साथ क्या बनेगा? सीधा बनेगा, सीधा बनता है। प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे बनता है। इसका मतलब होता है कि प्रतिबिंब के आकार वस्तु के आकार के क्या बनता है बच्चों? बराबर बनता है। आपसे पूछेगा कि दो समतल दर्पण है, दो समतल दर्पण है और दो समतल दर्पण के बीच कितनी प्रतिबिंब बनता है, तो आप बताइए कितने बनती है? तो अनगिनत बनती है। कितने बनती है बच्चों? अनगिनत प्रतिबिंब बनती है। कितने प्रतिबिंब बनती है? अनगिनत प्रतिबिंब बनती है। कितने बनती है? अनगिनत। इस तरह से हम लोग जाने कि समतल दर्पण क्या होता है, प्लेन मिरर। तो आप बताइएगा कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। और समतल दर्पण की विशेषता कैसे है, तो बताइएगा प्रतिबिंब आभासी बनता है, आभासी के साथ सीधा बनता है, वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी बराबर होती है, प्रतिबिंब जो है पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। यहाँ पर प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे बनता है। इसको आप नोट कर सकते हैं। चलते हैं अगले पॉइंट में। यहाँ पर हम लोग जानेंगे समतल दर्पण के उपयोग, यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। इस तरह से हम लोग जानेंगे अब कि कौन दर्पण का प्रयोग बच्चों? तो उत्तल दर्पण का उपयोग। आप देखते हैं और हम लोग भी जाने हैं कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है हमेशा छोटा बनता है। उत्तल दर्पण में कभी भी प्रतिबिंब बड़ा नहीं बनेगा। उत्तल दर्पण में जो होता है प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है और छोटा बनता है। तो उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ करेंगे? तो आप देखते हैं कि गाड़ी के दोनों साइड में, दुकान में होता है, मोटरसाइकिल बाइक में देखिएगा, चार चक्का में देखिएगा, मतलब बस में देखिएगा कि साइड में जो होता है ड्राइवर जो होता है चलते समय इधर उधर ताकते रहते हैं। कुछ बच्चे जो है स्टाइल के लिए अपने गाड़ी में दूसरे टाइप के लगवा लेते हैं, लेकिन जो है हमारे जो गवर्नमेंट है गाड़ी के निर्माण जब हुआ है उस समय सोच समझ के दिया है कि ताकि जो ड्राइवर है, चालक है, वो साइड में देखकर पीछे की गाड़ी को और अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। तो हम लोग जो है साइड मिरर के रूप में, मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में जो होता है उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। आपसे पूछेगा साइड मिरर के रूप में जो होता है किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो उत्तल दर्पण का। और उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ करेंगे? तो हमने बताया है कि जब प्रतिबिंब आपको छोटा चाहिए, आपको प्रतिबिंब कैसा चाहिए? छोटा चाहिए, आप किस दर्पण का प्रयोग करिएगा? तो कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए उत्तल दर्पण का। आशा करते हैं आप लोग के समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा होगा तो इसको नोट करते चलिएगा। चलते हैं अगले पॉइंट में। अगले पॉइंट में हम लोग चलते हैं। अगला मेरा पॉइंट है अवतल दर्पण का उपयोग। हम लोग जाने हैं कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं, अब जानेंगे अवतल दर्पण का उपयोग। यहाँ पर यूज ऑफ कॉनकेव मिरर, यूज ऑफ कॉनकेव मिरर। अब हम लोग जानेंगे किस दर्पण का उपयोग बच्चों? तो अवतल दर्पण का उपयोग। पहला उपयोग याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। आप नाई के पास जाते हैं, आप हजाम के पास जाते हैं और बाल कटवाते हैं और दाढ़ी कटवाते हैं, वहाँ पर बनवाते हैं, शेविंग करवाते हैं, तो आगे जो है आपके फ्रंट पर बहुत बड़ा बड़ा मिरर लगा होता है। वहाँ पर आप कभी भी ये सोचने का प्रयास किए होंगे कि आप बैठे हैं तो आपका चेहरा का प्रतिबिंब जो है ना थोड़ा सा बड़ा बन रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए वहाँ पर अवतल दर्पण का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि जब नाई दाढ़ी बना रहा है, शेविंग कर रहा है, तो बाल उल छूट न जाए, इसलिए वहाँ पर अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ताकि अवतल दर्पण का हम लोग जाने हैं कि प्रतिबिंब कैसा बनाता है, बड़ा भी बनाता है, छोटा बनाता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में हमने बताए हैं। आपसे इस तरीके से पूछ लेगा कि हजामती दर्पण के रूप में या हजामत के रूप में किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो आप बताइएगा अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, कॉनकेव मिरर का प्रयोग करते हैं। फिर देखते हैं कि चिकित्सा के क्षेत्र में कैसे किया जाता है कि आपके नाक में कोई बीमारी हो गया है, कान में बीमारी हो गया है, गला में हो गया, दांत में, तो देखिएगा डॉक्टर साहब क्या रखते हैं, ऐसे हेलमेट की तरह ऐसे लगा होता है और उसको जब दांत में कुछ बीमारी होता है तो देखता है और उस लाइट का सहारा लेते हैं। और उसमें क्या उसके फ्रंट पे क्या लगा होता है? कौन मिरर? अवतल दर्पण लगा होता है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में आप बताइएगा आंख, नाक, कान, गला इत्यादि की बीमारी को पता लगानी है।
मोटर गाड़ी के हेडलाइट और बैकलाइट में, हेडलाइट जो होता है गाड़ी के, उसके हेडलाइट में आपसे पूछेगा कौन दर्पण का उपयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का। या किसी वस्तु का आपको बड़ा प्रतिबिंब बनाना है, बड़ा प्रतिबिंब बनाना है, तो अवतल दर्पण का ही उपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि उत्तल दर्पण में हमेशा कैसा बनता है, छोटा बनता है, और समतल दर्पण में बराबर बनता है। तो आपको प्रतिबिंब चाहिए बड़ा, तो किस दर्पण का उपयोग करिएगा, कॉनकेव मिरर का प्रयोग करिएगा। इसके अलावा आपसे पूछेगा सौर भट्टियों में, तो 5 नंबर में आप लिख सकते हैं कि सौर भट्टियों में कौन दर्पण का उपयोग करते हैं, तो आप बताइएगा अवतल दर्पण का। इसको आप नोट कर सकते हैं। चलते हैं अगले पॉइंट में। अगला हमारा पॉइंट है उत्तल दर्पण की विशेषता। हम लोग उत्तल दर्पण में जाने हैं कि जिस दर्पण का आंतरिक भाग रंगा हो, जिस दर्पण का आंतरिक भाग क्या हो, रंगा हो, और परावर्तक सतह क्या हो बच्चों, परावर्तक सतह जो है उभरा हो, क्या हो, उभरा हो। जिस दर्पण का आंतरिक भाग रंगा हो और ये परावर्तक सतह जो चिकना भाग जो दिख रहा है आपको, बिल्कुल पॉलिश करने के उस पार्ट जो होता है एकदम, जिस तरह से हम लोग चेहरा जिस भाग से देखते हैं उस भाग को ही बोलते हैं परावर्तक सतह, परावर्तक सतह। तो हमारा जो है उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है छोटा बनता है, हम लोग बताए हैं, और उभरा इसका जो भाग होता है परावर्तक सतह उभरा होता है, इसका आंतरिक भाग रंगा होता है। विशेषता मतलब हर वस्तु की विशेषता होती है, हर इंसान की विशेषता होती है। आपका विशेषता हो जाएगा कि आप मान लीजिए कि आप समय पर खाना खा रहे हैं, आपका विशेषता है समय पर हर काम कर रहे हैं, ठीक है, आपके अंदर कोई गुण है, कोई अवगुण है, प्लस ये जो है ना ये विशेषता के तौर पर कि आपके अंदर क्या विशेष रूप से है, विशेष रूप से क्या आप मैथ में टैलेंट है, कि फिजिक्स में टैलेंट है, कि इंग्लिश में टैलेंट है, ये भी आपका विशेषता हो सकता है। तो विशेषता उसी तरह एक मिरर का भी क्या विशेषता है उत्तल दर्पण का, वो हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसका विशेषता है हमने बताया है कि उत्तल जो दर्पण है उसमें प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है, और हमें छोटा के साथ क्या बनता है, तो सीधा बनता है। उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब बनता है बच्चों, मतलब वास्तविक और उल्टा नहीं बनेगा। उत्तल दर्पण का फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इससे कोई भी एक प्रश्न जो हम विशेषता लिखे हैं, एक भी ऐसा कोई प्रश्न ऐसा नहीं है जो एग्जाम में अभी तक नहीं पूछा गया है। ऑब्जेक्टिव में इससे बहुत सारा प्रश्न पूछा गया है। अगर सब्जेक्टिव में आपसे पूछेगा 2 नंबर में कि उत्तल दर्पण की विशेषता बताया, तो आप 2 को लिख सकते हैं, और 3 को लिख दीजिएगा तो और बहुत बढ़िया है। तो उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक और आभासी। आप याद रखिएगा, जब जब आभासी हो काल्पनिक हो तो उसके साथ क्या फ्री रहेगा, सीधा। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। एक ट्रिक समझिए कि आप जब भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा या आभासी बनेगा तो हमेशा सीधा बनेगा, उल्टा कभी भी नहीं बनेगा। उत्तल दर्पण का फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है, मतलब प्लस में होगा। और अवतल दर्पण क्या बता देते हैं तो क्या होती है बच्चों, आप बताइएगा, ऋणात्मक होती है। क्या होती है, ऋणात्मक होती है, माइनस में होगा। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। हम बताएंगे फोकस दूरी क्या होता है, सबकी चर्चा करेंगे। उत्तल दर्पण की दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, इसी कारण से उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग करते हैं साइड मिरर के रूप में। और आपसे एक प्रश्न पूछेगा कि उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है। जो हम बताए हैं कि गाड़ी के साइड में जो लगा होता है, चालक जो होता है जब गाड़ी चलाते रहते हैं तब उस साइड में देखते रहते हैं, किसी को साइड देना है तो उसमें का देखने का प्रयास करते हैं। आखिर पूछिएगा क्यों करते हैं, अवतल का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं, तो आप बताइएगा कि उत्तल दर्पण जो है किसी वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनाता है और साथ ही दृष्टि क्षेत्र को बढ़ा देता है। मतलब बहुत दूर तक के एरिया को वो छोटा दर्पण ही बहुत दूर तक के एरिया को दिखा देता है, जिस वजह से बड़ा बड़ा गाड़ी जा रहा है वो सब दिख जाता है। अगर वहां पर अवतल लगा दिया जाए तो एक छोटा भी गाड़ी जाएगा ना बच्चों, तो उसका प्रतिबिंब कैसा बना देगा, बड़ा बना देगा। इसीलिए उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं किस दर्पण के रूप में, तो आप बताइएगा हजामती साइड मिरर के रूप में। कौन जाति के रूप में, साइड मिरर के रूप में। और दृष्टि क्षेत्र को क्या करता है, बढ़ा देता है। आप इसको नोट कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज में। अब हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण की विशेषता। ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, विशेषता इसका पढ़ेंगे। अवतल दर्पण के जो हमारा कॉनकेव मिरर है उसका विशेषता, तो हमने बताए हैं कि अवतल दर्पण में छोटा और बड़ा दोनों प्रतिबिंब बनता है। छोटा भी बनता है बच्चों और बड़ा भी बनता है, आप इसको नोट करते रहिएगा। अवतल दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है, मतलब वास्तविक भी बनेगा, रियल इमेज भी बनेगा और वर्चुअल इमेज भी बनेगा, मतलब उसको हम कल्पना करके भी बनाते हैं, तो दोनों बनता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, तो ऋणात्मक होती है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। फोकस दूरी के साथ साथ आपको एक और बात बता देते हैं, वक्रता त्रिज्या।
वक्रता त्रिज्या भी क्या होती है, इसका ऋणात्मक होती है। इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो आप बताइएगा अवतल दर्पण की। आगे है अवतल दर्पण की दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, छोटा होता है बच्चों, क्या होता है, छोटा होता है। इसीलिए इसका प्रयोग हजामती दर्पण के रूप में करते हैं, साइड मिरर के रूप में नहीं करते हैं। इसको आप नोट कर सकते हैं। चलते हैं आगे आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि डिफरेंस पूछ सकता है। डिफरेंस किसमें पूछ सकता है, कॉन्वेक्स मिरर में और कॉनकेव मिरर में। तो इतना सारा हम बात बताए हैं उत्तल दर्पण के बारे में और अवतल दर्पण के बारे में, दोनों का आप मिलाकर लिख दीजिए, आप उसका डिफरेंस हो जाएगा। जैसे हम बताए हैं कि उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह आगे की तरफ उभरा होता है, अवतल दर्पण की परावर्तक सतह अंदर की तरफ उभरा होता है, ठीक है। यहाँ पर उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, अवतल दर्पण में वास्तविक भी बनता है, काल्पनिक दोनों बनता है। यहाँ पर अंतर हो रहा है, अंतर मतलब एक दूसरे से कितना भिन्न है। इसमें छोटा प्रतिबिंब बनता है, इसमें बड़ा छोटा दोनों बनता है, और बराबर भी बनता है बच्चों, इसमें बराबर भी बनता है। अवतल दर्पण में क्या बनता है, बड़ा भी बनता है, छोटा भी बनता है और बराबर भी बनता है। यहाँ पर पता है कि इसमें सीधा प्रतिबिंब बनता है, इसमें सीधा और उल्टा दोनों बनता है। इसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, इसका दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, छोटा होता है। इस तरह से हम लोग 5 डिफरेंस जाने हैं कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर में। उम्मीद करते हैं आप लोग के समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा होगा इस चीजों को नोट करते चलिएगा। अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके साथ साथ वो भी इसका लाभ उठा सके, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप लोग से हम लोग का जो मनोबल जो है बढ़ा रहे, और एक पर एक वीडियो और कंटेंट एकदम सीक्वेंस में चलेंगे, बेसिक के साथ चलेंगे। और यहाँ पर हम लोग रखे हैं टारगेट, आपका प्रयास और मेरा प्रयास दोनों के रहेगा तो जरूर अब की बार आएगा 480 पार। यहाँ पर महत्वपूर्ण पॉइंट है, हम लोग महत्वपूर्ण पॉइंट की चर्चा करेंगे। इससे पहले हम बता देते हैं, चित्र के द्वारा समझिएगा, चित्र के द्वारा समझने का प्रयास करिएगा। इस चीजों को हम पहले चित्र के द्वारा बता देते हैं। अगर इसको हम बाहर से कलई कर देते हैं तो आप कमेंट करके बता दीजिए जरा, बाहर से जब कलई कर दिए तो आप कमेंट करके बताइए कौन दर्पण होगा। तो बाहर से जब कलई कर देते हैं तभी अभी हमने बताए हैं, ये जो होगा आपका अवतल दर्पण होगा। कौन दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा। और अवतल दर्पण के इसके जो मिड पॉइंट होता है, इस मिड पॉइंट को हम लोग बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं आप बताइएगा, इसको ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं, और अंग्रेजी में इसको पोल बोलते हैं। ध्रुव को क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। आगे जो ये पॉइंट है, इस अगर ये गोला है जो हम उत्तल दर्पण अवतल दर्पण लिए हैं, गोलीय दर्पण के ही पार्ट से लिए हैं, तो एक गोला बनेगा, एक गोला में एक केंद्र बनेगा, और एक केंद्र को हम लोग सेंटर सी बोलेंगे, सी से डिनोट करेंगे। और ये ध्रुव को हम लोग पोल बोलते हैं तो पी से डिनोट करेंगे। और ध्रुव को जो सी से मिलाने वाली एक रेखा होती है, इसको बोलते हैं हम लोग प्रधान अक्ष। क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष। क्या बोलते हैं बच्चों, प्रधान अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। और यहां से देखिए, ये दोनों के बीच में वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में एक पॉइंट होता है, बिल्कुल बीच में, जिसका नाम है फोकस। क्या नाम है बच्चों, फोकस। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में एक पॉइंट होता है जिसका क्या नाम है, फोकस। याद रखिएगा, इसका क्या नाम है, फोकस। क्या नाम है, फोकस। इसका नाम हमने क्या बताया, सेंटर मतलब केंद्र बोलिएगा। कौन सा केंद्र, जो फिजिक्स की भाषा में बोलते हैं बच्चों, वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल सकते हैं। यहाँ पर ध्रुव से फोकस तक की जो दूरी होता है बच्चों, आप बताइएगा कौन दूरी होता है। तो ध्रुव से फोकस तक की दूरी, ध्रुव से फोकस तक की दूरी, कहाँ तक जा रहे हैं, फोकस से तक की दूरी, तो उसको बोलते हैं हम लोग फोकस दूरी। क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। और फोकस दूरी को स्मॉल f से डिनोट करते हैं। और ध्रुव से जो वक्रता केंद्र के बीच की दूरी होती है, उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, त्रिज्या बोलते हैं। वक्रता, फिजिक्स के भाषा में उसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। इस तरह से हम लोग इस पॉइंट को जाने हैं, और उसका जो है एक्सप्लेन यहाँ पर हम नोट कर दिए। देखिए, ध्रुव, पोल, इसको क्या बोलते हैं, पोल। 1 नंबर में हम जानेंगे ध्रुव। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, जो मिडिल पॉइंट होता है उसको बोलते हैं, पोल कहते हैं। और बच्चों, ध्रुव को क्या चीज से सूचित करते हैं, तो पी से करते हैं। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। मेरे साथ बोलने का प्रयास करिए, बोलिए मेरे साथ, ध्रुव क्या किसे कहते हैं, पोल। तो बोलिएगा, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, और ध्रुव को पी से सूचित किया जाता है। एक और बात बता देते हैं, दर्पण में सभी दूरियां जो होती है बच्चों, ध्रुव से मापते हैं।
क्या चीज से? ध्रुव से। दर्पण में जो सभी दूरियां मापते हैं कहां से? आप बताइएगा कमेंट करके। ध्रुव से ही मापते हैं, सभी के सभी दूरियां हम लोग ध्रुव से मापते हैं। हमारा दूसरा पॉइंट यहाँ पर देख रहे हैं, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। वक्रता केंद्र क्या होता है? तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। हर एक गोला में सेंटर होता है और उसी केंद्र को बोलते हैं वक्रता केंद्र। यहाँ पर अगला मेरा पॉइंट है तीसरा, वक्रता त्रिज्या। तो बोल सकते हैं गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उसके त्रिज्या को ही बोलते हैं क्या बच्चों? वक्रता त्रिज्या। अगला पॉइंट है हमारा मुख्य अक्ष। तो दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने, बोले है ना कि ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो सरल रेखा है वो क्या कहलाता है? मुख्य अक्ष, या इसी को बोलते हैं प्रधान अक्ष। इसी को क्या बोलते हैं? यहाँ पर हमने नोट किए हैं प्रधान अक्ष। अगर अगला जो हमारा पॉइंट है 4 नंबर जो है, 4 नंबर हमारा पॉइंट हो गया। 5 नंबर पॉइंट है फोकस। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच स्थित बिंदु को क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। और सभी के सभी जो प्रकाश है दर्पण से परावर्तन के बाद बच्चों याद करके रखिएगा, ये फोकस से ही गुजरता है। दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से गुजरता है? फोकस से। फोकस क्या है? तो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के जो बीच के पॉइंट होता है, बिंदु होता है, उसे क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। और फोकस को कैपिटल एफ से, बड़का एफ से, कैपिटल एफ से सूचित किया जाता है। आगे हमारा पॉइंट है 6 नंबर में फोकस दूरी। तो बोलिएगा दर्पण के ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी, ध्रुव से दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाता है? फोकस दूरी कहलाता है। फोकस दूरी को हम लोग स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। इस तरह से हम लोग जाने हैं कि दर्पण से संबंधित विभिन्न पॉइंट को एक बार फिर से इसको चर्चा कर देते हैं। ध्रुव पूछेगा आपसे तो बताइएगा गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। दर्पण में सभी दूरियां कहां से मापते हैं? तो ध्रुव से मापते हैं। ध्रुव को पी से डिनोट करते हैं। आगे पॉइंट है वक्रता केंद्र। बोलिएगा गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उसके केंद्र को ही बोलते हैं वक्रता केंद्र, और वक्रता केंद्र को हम लोग सी से सूचित करते हैं। आगे हमारा पॉइंट है वक्रता त्रिज्या। तो बोलिएगा गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उसके त्रिज्या को ही बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या को कैपिटल आर से सूचित किया जाता है। इसको कैपिटल आर से सूचित करेंगे। आगे हमारा पॉइंट है मुख्य अक्ष। तो बोलिए गोलीय दर्पण में दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के मिलाने वाली जो सरल रेखा होता है उसको बोलते हैं प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। फोकस है तो बोलिएगा दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में जो बिंदु होता है उसी को बोलते हैं फोकस। आगे हमारा पॉइंट था फोकस दूरी। तो बोलिएगा दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी, और फोकस दूरी को स्मॉल एफ से सूचित करते हैं। आगे हमारा पॉइंट था, बस हो गया सब। और इस तरह से हम लोग चलते हैं, आगे के पॉइंट पढ़ेंगे, और आगे के लगभग इस पढ़ने के बाद आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लग रहा है, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ाए। अगला हमारा पॉइंट है, जो हमारा पॉइंट है अगला है आवर्धन। इसी को बोलते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन बच्चों क्या बोलते हैं? मैग्निफिकेशन। हम लोग पढ़ेंगे अब आवर्धन। आवर्धन क्या होता है एकदम आपके माइंड में सेट कर देंगे, और आपको बोलते हैं कि ये जो सीखा गया जो ज्ञान है लाइव केयर से, ऑनलाइन क्लासेस से आपकी सफलता तक साथ देगा, आपकी सफलता तक साथ देगा। आवर्धन क्या है बच्चों? आप बताइएगा कि हम जब कोई दर्पण में वस्तु रहता है, अगर वस्तु है उसका प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, उसका प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, ये दोनों के जो ऊंचाई, वस्तु के जो ऊंचाई होता है और प्रतिबिंब के जो ऊंचाई होता है, अगर दोनों का अनुपात कर दीजिएगा तो उसी का नाम पड़ गया क्या? आवर्धन। क्या पड़ गया है? आवर्धन। तो बोलिएगा प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। यहाँ पर प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन, और आवर्धन को बोलते हैं मैग्निफिकेशन। इसीलिए आवर्धन को एम से सूचित किया जाता है। एक बात यहाँ पे हम लोग बताए हैं स्टार में कि आवर्धन का कोई भी मात्रक नहीं होता। आवर्धन का यहाँ पर सूत्र हो जाएगा प्रतिबिंब की ऊंचाई, यहाँ पर सूत्र हो जाएगा बच्चों, बता देते हैं, यहाँ पर सूत्र हो जाएगा आपका, यहाँ पर सूत्र हो जाएगा। तो इसको क्या करते हैं हम क्लीन कर देते हैं, इसको क्लीन कर देते हैं ताकि यहाँ पर इसका सूत्र हम लिख सकें। इसका सूत्र हो जाएगा बच्चों आपका आवर्धन का हम सूत्र लिख देते हैं। आवर्धन बराबर इसका ऊंचाई बच्चों पहले प्रतिबिंब की ऊंचाई आप नोट कर सकते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और बटा क्या रहेगा अनुपात में वस्तु की ऊंचाई। तो इसका मतलब ऊंचाई
वस्तु की ऊंचाई। और प्रतिबिंब की ऊंचाई को भी बोलते हैं h डैश और वस्तु की ऊंचाई को बोलते हैं h। इस तरह से आवर्धन का सूत्र आ गया m बराबर h डैश बटा h। इसके अलावा भी आपसे एक सूत्र पूछे थे, वो आवर्धन का सूत्र होता है माइनस v बटा u होता है। आप इसको भी नोट कर सकते हैं, जहाँ v क्या होता है, v जो आपका होता है प्रतिबिंब दूरी होता है, कौन दूरी होता है, प्रतिबिंब दूरी होता है बच्चों, और u क्या होता है तो आप बताइएगा, वस्तु दूरी होता है। कौन दूरी होता है, वस्तु दूरी। अगर दोनों आवर्धन की दोनों हाइट है और दोनों के हम अगर मीटर या सेंटीमीटर में मान रखेंगे तो दोनों कट जाएगा। इस तरह से कहेंगे आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, और जिस भौतिक राशि का कोई मात्रक नहीं होता है उसका कोई भी बीमा नहीं होता है। तो ये मात्रकहीन होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, तो ये मात्रक विहीन होता है और साथ ही बीमाहीन होता है। बीमाहीन राशि है, इसका कोई भी बीमा डायमेंशन नहीं होता है। चलते हैं आगे हम लोग पढ़ेंगे। आगे हमको क्या पढ़ना है बच्चों, अब देखिए अवतल दर्पण पढ़े हैं, तो अवतल दर्पण में हम लोग के 6 नियम पढ़ना है कि वस्तु को कहाँ रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। तो अभी हम आपको बता देते हैं यहाँ पर, फिर चित्र के द्वारा एकदम एक्सप्लेन करेंगे, आपके एकदम माइंड में सेट हो जाएगा। आपको एकदम ध्यान से देखना है और चीजों को नोट करते चलना है। यहाँ पर हमने बताया है किसी अवतल दर्पण द्वारा बीम की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब। आप ऐसे इसको याद करिएगा, याद नहीं होगा, जब हम चित्र के द्वारा बताएंगे जरूर याद हो जाएगा। चलिए पहले चित्र के द्वारा बता देते हैं, फिर इस पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर देखिए बच्चों, हमारा जो है 3 गो चीज बताना है, इसमें 3 गो चीज बताना है कि आप प्रतिबिंब की स्थिति बताना है, साइज बताना है, आकार और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होता है। यहाँ पर हमको इतना चीज बताना है। यहाँ पर हमने नियम लिया है पहला कि जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर। पहला कंडीशन है, ये अवतल दर्पण है, बाहर से देख सकते हैं, बाहर से रंगा हुआ है, तो कौन दर्पण है, अवतल दर्पण है। पहला कंडीशन है अनंत पर वस्तु है। तो याद रखिएगा एक चीज में क्या हमको बताना है, स्थिति। क्या बताना है बच्चों, स्थिति। क्या बताना है, स्थिति। 2 नंबर में हमको बताना है आकार, साइज, और 3 नंबर में हमको बताना है प्रकृति। क्या बताना है बच्चों, प्रकृति। तो जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रकाश की किरण अनंत से दर्पण पर पड़ रही है और दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से गुजर रही है। यहाँ पर एक और प्रकाश दर्पण पे पड़ रही है, दर्पण से रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से गुजर रही है। तो यहाँ पर जो बन रहा है प्रतिबिंब, देखा जाए जब वस्तु अनंत पर है तो कहाँ बन रहा है, फोकस पर। तो स्थिति बताइएगा आप लोग, कहाँ बन रहा है, फोकस पर। क्या बताइएगा बच्चों, फोकस पे। फोकस पर कहाँ बन रहा है, फोकस पे। याद रखिएगा जब वस्तु अनंत पर होता है तो प्रतिबिंब फोकस पे बनता है, और जब फोकस पे रहता है तो अनंत पर। आप 2 चीज याद कर लीजिए, जब फोकस पे रहता है तो अनंत पे बनता है, और अनंत पे रहता है तो फोकस पे बनता है। हम लोग देखे हैं कि जब वस्तु अनंत पे रखा होता है तो बच्चों बताइए कमेंट करके कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो आपका फोकस पे बनता है। कहाँ बनता है, फोकस पे। आकार बताइएगा तो बिंदुवत बनता है। बिंदुवत मतलब वस्तु बहुत बड़ा है अनंत पर, लेकिन उसका प्रतिबिंब जो बनता है बहुत छोटा बनता है, बहुत छोटा, बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा बनता है बच्चों। क्या बनता है, बहुत छोटा बनता है। प्रकृति बताइएगा तो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में एक ही बार सीधा बनेगा, बाकी प्रतिबिंब जो बनेगा वास्तविक बनेगा। और बच्चों बताइएगा जब वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा, वास्तविक के साथ हमेशा क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। वास्तविक और उल्टा, प्रतिबिंब क्या हो गया, वास्तविक और उल्टा। इस तरह से हम लोग जाने हैं पहला कंडीशन, जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो, अनंत पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति फोकस पे, और आकार जो है वस्तु से बहुत छोटा, और प्रकृति वास्तविक और उल्टा। हमारा दूसरा जो कंडीशन है, वस्तु जो है C से परे हो, मतलब जो है C मतलब वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच हो, बोल सकते हैं कंडीशन में, और अनंत के बीच हो। वक्रता केंद्र यहाँ और वस्तु जो है इधर अनंत है, अनंत के बीच है यहाँ वस्तु। ये वस्तु देख रहे हैं, ये वस्तु जो है, और इसका जो प्रतिबिंब आप बन रहा है, जब प्रकाश की किरण यहाँ गुजरेगा, दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से गुजरेगा। दूसरा प्रकाश हम लोग गुजारते हैं, आप वक्रता केंद्र से गुजार सकते हैं, नहीं तो फोकस से गुजार सकते हैं। यहाँ पर देखिए तो फोकस से गुजर रहा है, तो फोकस से यहाँ पर दर्पण से परावर्तन के बाद यहाँ कट रहा है, तो यहाँ पर आपका प्रतिबिंब बन रहा है। तो वस्तु जब कहाँ हो, जब वस्तु हो आपका, जब वस्तु हो अनंत और C के बीच, एक में बताना है स्थिति। क्या बताना है बच्चों, स्थिति। तो स्थिति आपका हो जाएगा, स्थिति आपका क्या हो जाएगा, C और F के बीच, C
सी और एफ के बीच, सी और एफ के बीच। आप बताइएगा आकार क्या है, तो आप आकार देखकर बता दीजिए कि आकार जो है वस्तु से छोटा है। यहाँ पर देख सकते हैं वस्तु से छोटा बनता है, वस्तु से छोटा क्या बनेगा बच्चों, वस्तु से छोटा है, वस्तु से छोटा बनेगा। आप 3 नंबर में क्या हमको बताना है, आप बताइएगा प्रकृति, इसका नेचर क्या है, तो नेचर वही है वास्तविक है और उल्टा है। देखिए वस्तु सीधा है, इसका प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, उल्टा बन रहा है तो वास्तविक बनेगा, और वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और क्या रहेगा, उल्टा रहेगा। इस तरह से इसका जितना हम लोग प्रकृति पढ़ेंगे सब वास्तविक और उल्टा बनेगा, एक ही बार सीधा बनेगा। आगे चलते हैं। तीसरा कंडीशन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब वस्तु 3 नंबर में सी पर हो, सी मतलब क्या बताइएगा, वक्रता, वक्रता केंद्र पर हो, वक्रता केंद्र पर हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, जब वस्तु क्या हो वक्रता केंद्र पर, तो आप बताइएगा यहाँ पर जब वस्तु वक्रता केंद्र पर है, यहाँ पर वस्तु है, वस्तु वक्रता केंद्र पर है, ये भी जो वस्तु है, और इसका जो है एक प्रकाश की किरण गया दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से, दूसरा प्रकाश यहाँ दर्पण से यहाँ फोकस से भेजे है, टकरा कर यहाँ गिर गया, और यहाँ पर जहाँ 2 किरण कटता है बच्चों, जहाँ 2 किरण क्रॉस करता है वहीं पर बनता है आपका इमेज। तो यहाँ पर बन रहा है इमेज। आप बताइएगा इमेज कैसा बन रहा है, तो हमको 1 नंबर में बताना है स्थिति। क्या बताना है बच्चों, स्थिति। तो आप स्थिति बताइएगा, कमेंट करके बता दीजिए। दूसरा नंबर में आप आकार बताइएगा, दूसरा नंबर में क्या बताइएगा, आकार। तीसरा नंबर में आप बताइएगा प्रकृति। तो आप बता सकते हैं इसका स्थिति जो है, जो वस्तु सी पर हो तो कहाँ बनेगा, स्थिति सी पर बनेगा। क्या बनेगा, सी पर। जब वस्तु बच्चों सी पर हो मतलब वक्रता केंद्र पर हो, तो वक्रता केंद्र पर ही बनता है, और वक्रता केंद्र पर बनेगा तो आकार जो होगा वस्तु के आकार के बराबर बनेगा। क्या बनेगा, बराबर बनेगा। और प्रकृति है तो वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा, और क्या बनेगा, वास्तविक के साथ और उल्टा बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, उल्टा बनेगा। इस तरह से हम लोग 3 कंडीशन पढ़ लिए हैं। चौथा जो कंडीशन है, जब वस्तु सी तथा सी मतलब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो, यहाँ पर हमने वस्तु को रखे, ये जो है वस्तु है आपका, ये क्या है आपका वस्तु है, और वस्तु को यहाँ पर रखे हैं, प्रकाश इधर गया और दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से ऊपर गुजर रहा है, देख सकते हैं। दूसरा प्रकाश फोकस से यहाँ गुजारे, दर्पण से परावर्तन के बाद यहाँ गया, और यहाँ पर 2 किरण क्रॉस किया तो यहाँ बन गया आपका इमेज। क्या बन गया बच्चों, यहाँ बन गया आपका इमेज बन गया। जहां 2 किरण क्रॉस करता है वहां बनता है इमेज। तो यहाँ पर हमको बताना है 1 में स्थिति। क्या बताना है बच्चों, स्थिति। 2 नंबर में वही बात, क्या बताना है आप बताइएगा, तो आकार। क्या बताइएगा, आकार। 3 नंबर में आपको क्या बताना है, तो प्रकृति, नेचर। तो स्थिति जो हो जाएगा, आप याद करिए जब अनंत और सी के बीच था तो बना था सी और एफ के बीच, और सी और एफ के बीच जब वस्तु रखते हैं तो बनता है अनंत और सी के बीच। अब क्या बताइएगा स्थिति, अनंत और सी के बीच, अनंत और सी के, सी मतलब वक्रता केंद्र के बीच। और आकार जो हो जाएगा यहाँ पर वस्तु के आकार क्या हो जाएगा, तो देख सकते हैं यहाँ पर उस समय छोटा बना था, तो इस समय जो बनेगा आकार वस्तु से बड़ा बनेगा। इस तरह से देख रहे हैं कि अवतल दर्पण में बड़ा भी बन रहा है, छोटा भी बन रहा है, बराबर भी बन रहा है। यहाँ पर आकार हो जाएगा वस्तु से बड़ा, प्रकृति वही हो जाएगा वास्तविक और उल्टा। देख सकते हैं कि वस्तु सीधा है, इसका उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है, तो वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। इस तरह से हमने जाना है 4 कंडीशन। चलते हैं आगे 5वां कंडीशन पर। हमारा 5 नंबर कंडीशन है, जब वस्तु कहाँ हो, फोकस पर हो, एफ पर हो। तो याद करिए जब अनंत पे था तो फोकस पे बना था। हमने उस समय भी बताया कि जब अनंत पे रहेगा तो फोकस पे बनेगा, जब फोकस पे रहेगा तो अनंत पे बनेगा। तो हमको 3 चीज बताना है यहाँ पर। देखिए वस्तु जब फोकस पर है तो जब किरण यहाँ पर गुजरा, दर्पण से परावर्तन फोकस से, दूसरा जब रहता है प्रकाश, तो हम वक्रता केंद्र से भी गुजार सकते हैं, तो ये प्रकाश कहीं नहीं मिलेगा, अनंत पर मिलेगा, तो प्रतिबिंब बनेगा। 1 नंबर में हमको बताना है स्थिति। क्या बताना है बच्चों, स्थिति। क्या बताना है, स्थिति। स्थिति आपका हो जाएगा अनंत पर। जब अनंत है तो फोकस पे रहेगा, तो आप कमेंट करके बताइएगा कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा, अनंत पर। 2 नंबर में हमको बताना है आकार। क्या बताना है, आकार। अनंत में बनेगा तो बहुत बड़ा बनेगा,
वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। और प्रकृति जो है आप वही याद करके रखिएगा, वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और क्या रहेगा, और उल्टा रहेगा, वास्तविक और उल्टा रहेगा। चलिए आखिरी कंडीशन हम लोग पढ़ लेते हैं, और बहुत बार इस कंडीशन से एग्जाम में पूछा गया है। जब वस्तु दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच होगा, तो वस्तु जो है फोकस और ध्रुव के बीच है। यहाँ पर यहाँ पर है प्रकाश की किरण गया है यहाँ पर, और दर्पण से परावर्तन के बाद अगर फोकस से भी गुजार सकते, ध्रुव से भी गुजार सकते हैं, और नहीं तो एक फोकस से गुजार सकते हैं, और एक गुजार सकते हैं यहाँ पर हम लोग वक्रता केंद्र से। यहाँ पर देख रहे हैं ये प्रकाश जो है जब गुजर रहा है यहाँ पर, इसका प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, वस्तु यहाँ है, तो एक ही बार जो है इसका इस कंडीशन में प्रतिबिंब जो बनता है, स्थिति यही कंडीशन में जब ध्रुव और फोकस के बीच रहता है, तो इसी कंडीशन में प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे। याद रखिएगा, जब ध्रुव और फोकस के बीच हो तो प्रतिबिंब की स्थिति आप बताइए कहाँ, दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे कहाँ बताइएगा, दर्पण के पीछे। आकार बताइएगा, आकार देख सकते हैं, वस्तु से क्या है, बड़ा है। वस्तु से क्या है बच्चों, वस्तु से बड़ा है, वस्तु से क्या है, बड़ा है। और इसका प्रकृति बताइएगा, तो यही प्रकृति याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है, एक ही बार कंडीशन में आता है वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण में भी, तो आभासी और सीधा। आभासी और क्या आता है बच्चों, सीधा आता है। इस तरह से अवतल दर्पण के जितने कंडीशन हैं वे सभी की हम लोग चर्चा किए हैं, और सभी को एकदम अच्छे तरीके से चित्र के साथ हम लोग चर्चा किए हैं। और जो ये बताए थे आप इसको आप अब देखिए, समझ में आए। जब वस्तु अनंत पे रहता है तो प्रतिबिंब फोकस पे, और जब देखिए बच्चों फोकस पे है तो प्रतिबिंब अनंत पर। एकदम समझ में आ रहा होगा, एकदम माइंड में सेट होगा, आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, चित्र नहीं पूछेगा। जब अनंत पे रहता है तब फोकस पे बनता है, अब फोकस पे रहेगा तो याद रखिएगा अनंत पर। जब सी पर रहेगा तो सी पे बनेगा, तीन वो ऐसे ही याद हो गया, जब सी पर रहेगा तो सी पे बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर सी से परे मतलब सी और अनंत के बीच रहेगा तो एफ और सी के बीच बनेगा, और एफ और सी के बीच रहेगा मतलब सी और एफ के बीच रहेगा तो सी से परे बनेगा, मतलब सी के बाद बनेगा, मतलब सी और अनंत के बीच बनेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं प्रतिबिंब का साइज क्या है, और प्रतिबिंब की प्रकृति तो एक ही बार आया है, आभासी और सीधा, जो हम चित्र के द्वारा भी बताए हैं। तो इसको आप याद करिएगा, एक बहुत अच्छा इससे प्रश्न आता है, और सभी बच्चों के लिए ये थोड़ा कठिन लगता है, और हमें जहाँ उम्मीद है कि हमने बताने का, समझाने के अच्छे तरीके से प्रयास किए हैं, और इस तरह से कंटेंट दिए हैं कि आप चित्र के द्वारा भी बना सकते हैं, और ऐसे इसको नोट भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं, हमारा जो आगे का पेज है, चलते हैं आगे का पेज में हम लोग पढ़ेंगे। अब आ गया, अवतल के लिए तो पढ़ लिए, अब आ गया हमारा कि उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा अपेक्षित साइज। मतलब हमको बताना है, बीम मतलब होता है वस्तु, प्रतिबिंब मतलब में प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब की प्रकृति। मतलब वस्तु जब रखा है उत्तल दर्पण में तो दो ही कंडीशन है बच्चों, जब वस्तु अनंत पर हो तो आप बताइएगा प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर। कहाँ बनेगा, अनंत पर हो तो फोकस से ऊपर दर्पण के पीछे बनेगा, और अत्यधिक क्या बनेगा, छोटा बनेगा, कभी द्वारा नहीं बनता है। और उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी और सीधा बनता है। जब अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच हो तो प्रतिबिंब जो बनता है पी तथा एफ के बीच बनेगा, पी तथा मतलब ध्रुव तथा फोकस के बीच बनेगा, और उसमें छोटा बनेगा, आभासी तथा सीधा बनेगा। चलिए इसका भी हम चित्र के द्वारा बता देते हैं। देखिए यहाँ पर चित्र दिख रहा है, और कंडीशन क्या है, अनंत पर। तो यहाँ देखिए अनंत से जब प्रकाश की किरण आ रही है तो एक दर्पण है, और एक दर्पण के इधर के उत्तल दर्पण में अंदर के भाग कलई किया हुआ रहता है, दर्पण से इधर परावर्तन हुआ, प्रकाश इधर दूर गुजरा, तब हम कल्पना करके यहाँ पर मिला दिए हैं। तो यहाँ पर जब वस्तु अनंत पे था तो प्रतिबिंब बन रहा है। एक में हमको बताना है स्थिति, एक में क्या बताना है, स्थिति। तो आप बताइएगा जब वस्तु अनंत पे है तो क्या स्थिति हो जाएगा, एक पर। दो में हमको क्या बताना है बच्चों, दो में बताना है हमको आकार, क्या बताना है, आकार जब एक पर बनेगा तो बहुत छोटा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, क्या बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। और आप बताइएगा कि स्थिति हो गया, आप बताइएगा प्रकृति, क्या बताइएगा, प्रकृति बताइएगा। तो प्रकृति आप क्या बताइएगा बच्चों, प्रकृति आपका हो जाएगा आभासी और सीधा। हमेशा इसमें बनता है आभासी और सीधा, आभासी और सीधा, क्या बनता है, आभासी और सीधा।
इस तरह से हम पढ़ लेते हैं। जब अगला कंडीशन है इसमें कि जब वस्तु अनंत और P के बीच हो, P के बीच हो, तो अनंत और P के बीच वस्तु जब रखा है, इधर अनंत है और इधर ध्रुव के बीच, तो यही प्रतिबिंब बन रहा है बच्चों, यहाँ पर बन रहा है और यहाँ पर बनता है। तो आप लिख सकते हैं स्थिति में कि ध्रुव और फोकस के बीच, मतलब P और F के बीच। आप बोल सकते हैं दूसरा में आकार बोल सकते हैं, क्या बच्चों बोल सकते हैं, वस्तु से छोटा। हमेशा इसमें छोटा बनता है, वस्तु से छोटा। और प्रकृति हमेशा इसमें बनता है, आप याद करके रखिएगा। प्रकृति जो है उत्तल दर्पण है तो हमेशा बनेगा आभासी और सीधा, आभासी और सीधा। ठीक है, चलते हैं आगे के पॉइंट। आगे के पॉइंट है अवतल दर्पण, और पूछेगा और अवतल दर्पण के फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो एक मतलब जो होता है आपका फोकस दूरी होता है बच्चों, कौन दूरी होता है, फोकस दूरी होता है। और आर मतलब जो होता है आप बताइएगा वक्रता त्रिज्या, क्या होता है, वक्रता त्रिज्या, क्या होता है बच्चों, वक्रता त्रिज्या। तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, F बराबर r/2 है बच्चों, F बराबर r/2। कहने का मतलब है अगर किसी अवतल दर्पण का फोकस दूरी या उत्तल दर्पण का 30 सेंटीमीटर है, फोकस के मान दूरी के मान 30 सेंटीमीटर है, तो आपको कहेगा कि उसका वक्रता त्रिज्या में निकालिए। तो आप इस सूत्र पर रखिएगा, F का मान 30 r/2, आप इसको गुना करिएगा, एक में दाल में 1 से r हो जाएगा और 30 दूनी 60 सेंटीमीटर। कहने का मतलब है फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है और वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के दुगुनी होती है। इससे प्रश्न आएगा और इसका और दर्पण सूत्र के लिए हम स्पेशल एक वीडियो लाएंगे जिसमें दोनों सूत्र को हम लोग सिद्ध करेंगे। F बराबर r/2 और दर्पण सूत्र है 1/F बराबर 1/B प्लस 1/U। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। दर्पण सूत्र के लिए भी हम वीडियो लाएंगे। दर्पण सूत्र यहाँ पर नोट कर सकते हैं। दर्पण सूत्र बच्चों होता है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। दर्पण सूत्र आपका है, दर्पण सूत्र क्या है, 1/F बराबर 1/B प्लस 1/U। आपका जहां आप लिख सकते हैं, जहां F बराबर बच्चों क्या होता है, तो F बराबर आपका होता है फोकस दूरी क्या होता है बच्चों, फोकस दूरी। और V बराबर आपका क्या होता है, तो आप याद रखिएगा प्रतिबिंब दूरी। कौन दूरी बच्चों, प्रतिबिंब दूरी। आप याद रखिएगा U बराबर कौन दूरी, वस्तु दूरी। कौन दूरी, वस्तु दूरी। कौन दूरी, वस्तु दूरी। ठीक है, चलते हैं आगे हम लोग अब क्या करेंगे, पढ़ेंगे आवर्धन। आवर्धन m बराबर +1 का क्या अर्थ है, अगर आवर्धन निकालेंगे और मान आएगा m बराबर +1 का, तो उसका अर्थ बताइएगा। क्या आवर्धन m बराबर +1 का अर्थ है कि बना हुआ प्रतिबिंब क्या बनेगा, वस्तु के आकार के बराबर बनेगा। और धनात्मक चिन्ह दर्शाता है कि प्रतिबिंब सीधा और आभासी बनता है, बनता है। क्या होगा, आभासी और सीधा बनता है। तो एग्जाम में बच्चों ये 2 नंबर में बहुत बार पूछा गया है। इस तरह से हम लोग एक प्रकाश के परावर्तन के एक भी प्रश्न ऐसे नहीं छोड़े हैं जो एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। हम जितने प्रश्न बताए हैं वे सभी एग्जाम में पूछा जाने की पूरी संभावना है। और पूरे चैप्टर को निचोड़ यहाँ पर हम लोग प्रस्तुत किए हैं और इस तरह से हम लोग का एक चैप्टर हुआ समाप्त। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ प्रश्न इस पर डिस्कस करेंगे। अगर चिन्ह परिपाटी के अनुसार पूछेगा तो सभी प्रकाश की दिशा में, आपतित प्रकाश की दिशा में सभी मापी गई दूरियां क्या होती है, तो बताइएगा धनात्मक होती है। आप इसको नोट कर सकते हैं कि आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई सभी दूरियां क्या होती है, धनात्मक होती है। और आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में मापी गई सभी दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ठीक है, अब हम चलते हैं इस सभी जो चैप्टर को पढ़े हैं इस पर हमका निचोड़ ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं जो एग्जाम में पूछा गया है और पूछने की संभावना है। उस सब पर हम लोग क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर जो है हमारा पहला प्रश्न है, आप कमेंट करते रहिएगा और बताइएगा आपका कौन सही है। मेरे प्रश्न बोलने से पहले आपके माइंड में इसका आंसर चलना चाहिए। प्रकाश की किरण गमन करती हैं, हमें पिछले वीडियो में भी ऐसा प्रश्न की चर्चा किए थे और लिखाए भी थे कि प्रकाश की किरण कैसे गमन करती है, टेढ़ी रेखा में तो नहीं, किसी भी दिशा में नहीं, इनमें से कोई नहीं, सीधी रेखा में। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सीधी रेखा में। प्रकाश की किरण जो आपका गमन करती है कौन रेखा में करती है, तो सीधी रेखा में। चलते हैं
अगले टॉपिक पर। दूसरा प्रश्न है प्रकाश का न्यूनतम वेग होता है, तो आप बताइए कमेंट करके अधिकतम वेग कहाँ होता है, तो आप बताइएगा निर्वात में। कहाँ होता है बच्चों? निर्वात में। और कितना होता है? तो 3 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। प्रकाश कैसी तरंगे है, तो आप बताइएगा प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंगे है। कैसी तरंगे है? विद्युत चुम्बकीय तरंगे है। विद्युत चुम्बकीय तरंगे है। विद्युत चुम्बकीय तरंग ऐसी तरंगों कहते हैं जिसके संचरण के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम तो निर्वात में हो जाएगा, लेकिन न्यूनतम की बात कर रहा है। इसमें देखिए जल में, वायु में, कांच में, तो ठोस पदार्थ में प्रकाश की चाल सबसे कम होता है। आप कमेंट करके बताइए इसमें ठोस कौन है, तो बताइएगा कांच है। प्रकाश की चाल सबसे कम कहाँ होगा? यहाँ कांच में होगा। चलते हैं आगे। अगला मेरा प्रश्न है मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। अभी हम लोग चर्चा किए हैं इस वीडियो में और देखे हैं कि मोटर गाड़ी के जो चालक के सामने जो होता है साइड में लगा होता है, समतल दर्पण होता है नहीं, अवतल दर्पण होता है नहीं, उत्तल दर्पण होता है। यहाँ पर एकदम सही, यहाँ पर 2 बार लिखा गया है उत्तल दर्पण, 2 बार लिखा गया है, तो हम डी ऑप्शन को कर देते हैं। इनमें से सभी और कर देते हैं। तो आप बताइएगा इसके आंसर क्या हो जाएगा? आप बताइएगा उत्तल दर्पण। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा होता है कौन दर्पण बच्चों? तो बताइएगा उत्तल दर्पण। चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट पर चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है मोटर गाड़ी के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? हमने अभी भी बताया है कि समतल दर्पण का तो नहीं, उत्तल दर्पण का नहीं, उत्तल लेंस का नहीं, कौन दर्पण का बच्चों? हेडलाइट में जो करते हैं हजामती दर्पण के रूप में, सर्च लाइट में, सौरघटियों में, नाक, कान, दांत इत्यादि की बीमारी को पता लगाने में। तो आप बताइए किसका? तो अवतल दर्पण का। चलते हैं आगे। अगला मेरा प्रश्न है 5वां समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक की काल्पनिक की दोनों की इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक बनता है, काल्पनिक के साथ हमेशा बनता है सीधा बनता है। 2 समतल दर्पण के बीच कितना प्रतिबिंब बनता है? तो कमेंट करिए अनंत बनता है। समतल दर्पण की त्रिज्या कहाँ होती है? 2 समतल दर्पण की त्रिज्या कहाँ होती है? तो अनंत होती है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का वस्तु के क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है बच्चों? बराबर होता है। प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से क्या बनता है? उल्टा बनता है। इस सारी चीजों की हम विशेषता में चर्चा की है। चलते हैं आगे के प्रश्न में। हमारा अगला प्रश्न है 6 नंबर कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या है? हमने बच्चों अभी बताया आपको सूत्र की F बराबर एक सूत्र बताए हैं, F बराबर R/2। फोकस दूरी दिया है F का मान 10 सेंटीमीटर, हमको R निकालना है। यहाँ 2 रहेंगे, यहाँ R में 1 से करेंगे तो R हो जाएगा 10 × 20। कितना सेंटीमीटर आ रहा है? 20 सेंटीमीटर। तो हमारा जो है जब फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर था तो आपका वक्रता त्रिज्या कितना सेंटीमीटर आ गया? 20 सेंटीमीटर। आप ऐसे ही बना सकते हैं, बिना कलम के सहारा ही बना सकते हैं। हमने बताए हैं कि वक्रता त्रिज्या होती है फोकस दूरी के दुगुनी। वक्रता त्रिज्या 10, तब वक्रता त्रिज्या जो होती है फोकस दूरी के दुगुनी। अगर फोकस दूरी 10 तो वक्रता त्रिज्या दुगुनी 20। अगर फोकस दूरी 40 तो वक्रता त्रिज्या 80। और वक्रता त्रिज्या की आधी होती है कौन दूरी? फोकस दूरी। अगर वक्रता त्रिज्या 40 तो फोकस दूरी आधा कर दीजिए 20। इस तरह से आप बना सकते हैं। एक बराबर आगे के प्रश्न में चलते हैं। हमारा 7 नंबर प्रश्न है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो आप बताइएगा समतल दर्पण में हमेशा बराबर बनता है, छोटा नहीं बनता है, तो नहीं होगा। आप बताइएगा अवतल दर्पण में तो बड़ा भी बनता है, छोटा भी बनता है, उल्टा भी बनता है, भी नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर है आपका उत्तल दर्पण में हमेशा क्या बनता है? हमेशा छोटा बनता है। छोटा के साथ क्या बनता है? तो आप बताइएगा छोटा के साथ हमेशा बनता है आपका आभासी। क्या बनता है? आभासी बनता है। साइड मिरर में इसी का प्रयोग करते हैं। तो किस दर्पण में हमेशा छोटा बनता है? तो आप बताइएगा उत्तल दर्पण में। आगे का प्रश्न में हम लोग चलते हैं। आगे का प्रश्न हमारा है कि प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं? कमेंट करके बताइए। किरण को ये जो प्रश्न है इसका चर्चा किए थे और पिछले लेक्चर में ऐसा प्रश्न को हम लोग चर्चा भी किए थे। तो आप बताइए प्रकाश स्रोत नहीं, प्रदीप्त प्रकीर्णन नहीं, तो प्रकाश की किरणों के समूह को कहते हैं किरण पुंज। और किरण पुंज कितने प्रकार के होता है? आप बताइएगा 3 प्रकार के। कौन कौन? तो अपसारी किरण पुंज, दूसरा बताइएगा अभिसारी किरण पुंज, एक होता है समांतर किरण पुंज। इस तरह से किरण पुंज कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। हमारा 9 नंबर प्रश्न है, बहुत बड़े एग्जाम में पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है हजामत के रूप में? तो हमने चर्चा किया है उत्तल दर्पण का नहीं, समतल दर्पण का नहीं, इनमें से कोई नहीं। कौन दर्पण का? अवतल दर्पण का।
अजामती दर्पण के रूप में और दाढ़ी बनाने में अगर किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण में क्यों करते हैं, तो इसीलिए करते हैं क्योंकि अवतल दर्पण में हमेशा क्या बनाता है, वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनाता है। आगे के प्रश्न चलते हैं। 10 नंबर हमारा प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम बताए, कमेंट करके बताइए। तो 2 नियम। कितने नियम होता है, 2 होता है। पहला नियम होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब तीनों एक ही तल पर होता है। और दूसरा नियम जो होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। पहला जो यहाँ पर प्रश्न है, ऑप्शन है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा है परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण विचलन कोण के बराबर होता है। डी में से कोई नहीं, तो आपका आंसर हो जाएगा कि आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होती है, बराबर होती है। चलते हैं 11 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न आप लोग को होमवर्क में रहेगा कि काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है। इसको हम अच्छे तरीके से चर्चा किए हैं और अच्छे तरीके से इस सबको एक्सप्लेन किए हैं। तो आप कमेंट करके बताइएगा 11 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर कौन होगा। इस तरह से हम लोग अच्छे तरीके से इस चैप्टर को निपटारा किए हैं। और आपका 2 का जो सूत्र है 1 बराबर r/2 और लेंस दर्पण सूत्र है, इसको हम स्पेशल वीडियो में सिद्ध करेंगे। और आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिएगा, एक पर एक वीडियो सभी सब्जेक्ट का आएगा एकदम अच्छे कंटेंट के साथ। आप उसको नोट करके, और टारगेट हमारा जो है अब की बार 480 पार। जब आपका मेहनत रहेगा और हमारा मेहनत, तो 4 चांद लाएगा और हम होंगे कामयाब। मन में रखिए विश्वास, इस चैनल से जुड़े हैं आप, बेहतर से बेहतर प्रयास करिएगा और बेहतरीन नंबर लाइएगा। और नंबर जब लाइएगा ना और मेरे सामने आइएगा, तो उस समय हमारा जो मन है एकदम मनोबल से भर जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।